4 ऐसे सेंट्रल आइडिया बताऊंगी जो डेफिनेटली उन 3 ऑप्शन में होंगे ही होंगे। तो बेटा आपका सेंट्रल आइडिया नहीं छूटने वाला। 3 सेंट्रल आइडिया हैं और एक और सेंट्रल आइडिया जो कभी कभार ऑप्शन में रख लिया जाता है। कितने सालों से? 4 सालों से लगातार ये सेंट्रल आइडिया आ रहा है और देखना इस साल भी 110% आएगा। इस तरह लिखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो क्या सेंट्रल आइडिया का मतलब सारांश ही होता है? तो मैं बता दूं, नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत देश के नंबर 1 एजुकेशनल एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको भी ये प्रॉब्लम है कि हम इन 10 पोयम में से कौन सी पोयम का सेंट्रल आइडिया याद करें जो हमारे एग्जाम में आ जाए? और प्यारे बच्चों, आज आपको बताने वाली हूँ 4 ऐसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो डेफिनेटली आपके 2026 के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप लोग जानते हो पेपर पैटर्न, नहीं जानते तो मैं बता दे रही हूं कि बेटा आपका जो सेंट्रल आइडिया आता है, पहली बात तो वो 3 नंबर का आता है। उसके बाद उस सेंट्रल आइडिया में आपको 3 सेंट्रल आइडिया दिए होते हैं जिसमें से आपको एक करना होता है, यानी आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक सेंट्रल आइडिया करना होता है। और मैं आज ना आपको 4 ऐसे सेंट्रल आइडिया बताऊंगी जो डेफिनेटली उन 3 ऑप्शन में होंगे ही होंगे। और अगर आप उन्हें याद करके चले जाते हो तो बेटा आपका सेंट्रल आइडिया नहीं छूटने वाला। क्यों नहीं छूटने वाला? क्योंकि वो डेफिनेटली आपको ऑप्शन में मिलेंगे। सिर्फ 3 सेंट्रल आइडिया हैं और एक और सेंट्रल आइडिया जो कभी कभार ऑप्शन में रख लिया जाता है। तो ये ना बहुत ध्यान से देखना, स्टार्टिंग के जो 3 है ना उनमें तो पूरा फोकस रखना। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के हम आज के इस प्यारे से सेशन को शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूं, ठीक है पहले मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल आइडिया नंबर 1 कौन सा है। तो पहला हमारा सेंट्रल आइडिया है आपकी पोएट्री पार्ट की पहली पोयम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। क्या नाम है? डस्ट ऑफ स्नो। ये सेंट्रल आइडिया इतना इंपॉर्टेंट है कि पिछले कितने सालों से? 4 सालों से लगातार ये सेंट्रल आइडिया आ रहा है और देखना इस साल भी 110% आएगा। 110%। तो पहले डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं बेटा। ये है हमारा सेंट्रल आइडिया और देख लो, सबसे पहले सेंट्रल आइडिया लिखने का देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है। आप 2 तरीके से सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हो। या तो आप सेंट्रल आइडिया को इस तरह लिख सकते हो, ध्यान से देखना, कि या तो आप सेंट्रल आइडिया में ऐसे लिखो कि डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। और अगर इस तरह नहीं लिखना सेंट्रल आइडिया तो एक और तरीका है कि जैसे मान लो आप एग्जाम में आपने डस्ट ऑफ स्नो पोयम चूज की, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले हेडिंग डालना क्वेश्चन नंबर के साथ, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, आपने हेडिंग डाल दी। अब यहां पे साइड में क्या करना? साइड में लिखना पोयम नेम और नीचे लिखना पोएट नेम। पोयम नेम आपको पता है क्या है? पोयम का नाम? पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। यहां लिख देना डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। और पोएट का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो के रॉबर्ट फ्रोस्ट। क्या? रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो इस तरह से आप इस तरह से क्या कर सकते हो? इस तरह से अपनी सेंट्रल आइडिया को शुरू कर सकते हो, आपका जो भी मन हो। इस तरह लिखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, है ना? क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर ये चीज पढ़ते ही आपको 1 नंबर दे देगा कि बच्चे को पता है कि पोयम कौन सी है, उसके पोएट कौन है। ठीक है, तो ये चीज ना इस तरह लिखोगे ना और ज्यादा इफेक्ट डालेगा। और उसके बाद इतना लिखने के बाद नीचे से अपना सेंट्रल आइडिया। अच्छा, बच्चे ये पूछते हैं कि मैम सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है? लाइक जैसे हम चैप्टर की समरी पढ़ते हैं, सारांश पढ़ते हैं, तो क्या सेंट्रल आइडिया का मतलब सारांश ही होता है? तो मैं बता दूं, नहीं। सारांश का मतलब होता है कि चैप्टर को एक शॉर्ट वे में लर्न करना। जैसे मान लो आपने कोई मूवी देखी, तो उस मूवी को जब आप किसी को बताओगे कि मैंने ये देखा, तो आप पूरी मूवी तो 2 घंटे 3 घंटे की एक्सप्लेन नहीं करोगे। आप शॉर्ट में उस स्टोरी की कहानी बताओगे कि हाँ ये हीरो था, ये हीरोइन थी, हीरो को ये स्ट्रगल करना पड़ा, है ना? तो उसी तरह समरी होती है। बट सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है, जैसे आपने बचपन में आपके पास एक बुक होगी मोरल स्टोरी की, तो आप उसमें क्या करते थे? पूरी स्टोरी को समझने के बाद स्टोरी का मोरल क्या निकला, क्या विचार था, मतलब स्टोरी क्या सिखाना जा रही थी। उसी तरह पोयम में होता है कि पूरी पोयम पढ़ने के बाद आपको उसका केंद्रीय विचार क्या था। सेंट्रल आइडिया मतलब होता है केंद्रीय विचार, यानी वो कविता हमसे क्या कहना चाह रही है। जैसे डस्ट ऑफ स्नो कविता है, आपने कविता पढ़ा होगा,
तो कविता पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि हमारा कवि हमें बताना चाह रहा है कि जो बैड चीजें होती हैं, जैसे जिनको हम नेगेटिव समझते हैं, नकारात्मक समझते हैं, वो भी हमारे जीवन में पॉजिटिव वाइब्स ला सकती हैं, सकारात्मकता ला सकती हैं, है ना। ये डस्ट ऑफ स्नो से यही तो पता चला, जिसमें क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही नेगेटिव सिंबल्स थे, है ना, नेगेटिव सिंबल्स थे, लेकिन किस तरह से उन्होंने हमारे कवि का दिन पॉजिटिव बनाया। तो यही चीज है ना कि चीजें बैड नहीं होती हैं, वो हमारे लिए कैसी हैं, वो उन्हें बैड या गुड बनाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव बनाता है। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी पोयम पढ़ते हो तो उससे आपको क्या पता चलता है, उसका केंद्रीय विचार क्या है, ये चीजें होती हैं सेंट्रल आइडिया में। तो अगर इस तरह लिखते हो तो परफेक्टली आप सेंट्रल आइडिया को लिख सकते हो। फिर से बोल रही हूँ, सही लिखो गलत लिखो, लेकिन लिखना जरूर छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो देखो ये सेंट्रल आइडिया है। अब इस पे आराम से आप लिख सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है कि मैंने पहली लाइन बता ही दी। ठीक है, देखो ये पोएम एक्सप्रेस करती है क्या है, एक छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में, मतलब क्या है, हमारा मूड बदल सकती है। कवि ने हमारे यहाँ पर कौवे और हेमलॉक ट्री को क्या किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, जिनका मानना ये है कि ये सब क्या होते हैं, बैड ओमन होते हैं, यानी नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक सिंबल है। हमारे कवि ने यह भी बताया है कि जो ये कौवा और हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है, ये अंधेरे को, ठीक है, डिप्रेसिव और बिटर साइड ऑफ नेचर प्रेजेंट करते हैं, यानी कि अंधेरे को, गलत चीजों को, नकारात्मक चीजों को, एक नेचर की ऐसी साइड जो हमें नहीं पसंद है उसे करते हैं। लेकिन जब क्रो जो है हेमलॉक ट्री के ऊपर से कुछ डस्ट के पार्टिकल हमारे कवि के ऊपर गिराता है तो उसका दिन कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। तो इस पोयम के माध्यम से हमें ये मैसेज मिलता है कि वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन द वर्स्ट ऑफ सिचुएशन, कि हमें अपनी सबसे बुरी, वर्स्ट मतलब होता है सबसे बुरी, बेकार, बुरी सिचुएशन में भी हमें अच्छी चीजें सोचनी चाहिए। ठीक है, और हमेशा हमें इस चीज का याद रखना चाहिए कि जो नेचर होता है और उसके तत्व होते, क्या प्रकृति और उसके तत्व होते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता होती कि वो किसी को भी खुश कर सकते हैं और किसी को भी निराशा से बाहर ला सकते हैं। यानी जो ऐसा इंसान है जिसने अपनी सारी आशाएं खो दी हैं, उसे क्या कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं। तो ये पहला सेंट्रल आइडिया है जो 110% आपको सातों सेट के ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले सेंट्रल आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है फायर एंड आइस। ये भी हमारे रॉबर्ट फ्रोस्ट जी की कविता है। ठीक है, इसका देख लेते हैं। इस कविता को मैं ऐसे, मतलब ये देखो सेंट्रल आइडिया देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज। अब देख लो लगातार कि 22, 23, 24, 25 लगातार ये सेंट्रल आइडिया पूछे जा रहे हैं। इसका सेंट्रल आइडिया अगर मैं आपको बताऊं तो ये फायर एंड आइस सेंट्रल आइडिया ये शो करता है कि हमारी पृथ्वी का विनाश कैसे होगा। एंड देयर आर 2 एलिमेंट्स यूज्ड इन दिस पोएम। द फर्स्ट वन इज फायर एंड सेकंड वन इज आइस। हमारे कवि ने बताया कि फायर, दुनिया क्या होगी, जो पृथ्वी का केंद्र होगा वो इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि दुनिया का विनाश हो जाएगा। और बर्फ के केस में ये बताया कि पृथ्वी का कोर ठंडा पड़ जाएगा, जिससे दुनिया में बर्फ जम जाएगी और दुनिया का विनाश हो जाएगा। और उन्होंने इस एलिमेंट को ना ह्यूमन इमोशन से, मानव की भावनाओं से भी कंपेयर किया है, कि फायर को कंपेयर किया हमारी इच्छाओं से, कि हमारी इच्छा एक दिन हमारे ऊपर काबू कर लेंगी और क्या होगा, मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा। और आइस को, बर्फ को कंपेयर किया है नफरत से, हेट्रेड से, कि एक समय में ऐसा होगा कि हम लोगों से इतनी नफरत करने लगेंगे कि हम उन्हें मारने पर तुल जाएंगे और इस तरह से मानव सभ्यता का अंत हो जाएगा। तो कुल मिला के पूरे चैप्टर में कवि ने क्या है, दुनिया के अंत पर बात की। तो ये सेंट्रल आइडिया है इस वाली पोयम का, है ना, ये सेंट्रल आइडिया इस वाली पोयम का। अब ये दूसरा देखो, फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो, सेकंड फायर एंड आइस, थर्ड वन इज अ टाइगर इन द जू। अगर मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ रही हो तो आई एम सो सॉरी फॉर डैट बेटा, थोड़ा सा तबियत नहीं सही है, आंखों से और चेहरे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तीसरा हमारा है अ टाइगर इन द जू। अब ये अ टाइगर इन द जू किस तरह इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन, मैंने कहा कि 3 सेंट्रल आइडिया हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये तीसरे नंबर का है। ठीक है, तीसरे नंबर का है। इस वाले कविता में देखो, इस वाले में क्या बताया गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये बस इतना ही है। और देखो 2022, 23, 24, 25 आप सेट उठा के देख लो, आपको पूरा ये सेंट्रल आइडिया देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे कवि एक टाइगर के बारे में बताते हैं जो पिंजड़े के अंदर बंद है। पिंजड़े के अंदर वो दहाड़ नहीं सकता, अपनी ताकत नहीं दिखा सकता, शिकार नहीं कर सकता है।
और कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो वो जंगल में करता था। लेकिन अगर यही टाइगर जंगल में होता तो वो भागता, दहाड़ता, शिकार करता, लोगों को डराता, गुर्राता, है ना। तो इसमें कवि ने ये बताया है कि एक जो जानवर होता है उसकी जिंदगी नेचर में ही होती है, जंगल में ही होती है। भले तुम उसे पिंजरे के अंदर रख के, एक जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर रख करके उसे सारी फैसिलिटी दे रहे हो, खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हो, टाइम से इलाज करा रहे हो, लेकिन नहीं, एक जो उसका नेचर होता है वो क्या होता है, वो होता है फॉरेस्ट वाला, नेचर वाला, इन्वायरमेंट में रहना, है ना। तो वो ये चीज बता रहे हैं कि जैसे हम इंसानों को फ्रीडम की जरूरत होती है वैसे जानवरों को भी क्या होती है, फ्रीडम की नीड होती है। तो ये तीसरा सेंट्रल आइडिया बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, डन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो एक सेंट्रल आइडिया ऐसा है जो कभी कभार ऑप्शन में रख दिया जाता, वो है हमारा अमांडा। ठीक है, अमांडा सेंट्रल आइडिया है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, है ना। यहाँ पे नंबर गलत हो गया बेटा, फोर्थ सेंट्रल आइडिया है ना ये, इसको मैं सही कर देती हूँ, है ना। हो जाता है बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां, है ना, नंबरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कौन सा सेंट्रल आइडिया है ये, फोर्थ नंबर का, है ना। कौन सा है, फोर्थ नंबर का सेंट्रल आइडिया, इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, फोर्थ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक ये है और ये देखो, ये भी 22, 23, 24, 25। ठीक है, अब इस सेंट्रल आइडिया को समझो। इसमें क्या हमारा कवि बताना चाह रहा है, कवि ये बताना चाह रहा है कि एक बच्ची रहती है जो लगातार क्या है, अपनी मम्मी के द्वारा उसे डांट पड़ती है, हमेशा उसे डांट पड़ती रहती है। तो वो ये चाहती है कि वो मरमेड बन करके समुद्र में रहे, या वो एक अनाथ बन जाए ताकि वो सड़कों पे आराम से घूमे, कोई रोक टोक ना हो। या तो रोपेंजल जो होती है ना, जिसका रोपेंजल आपने स्टोरी अगर नहीं देखी तो जाके देखना, जिसके बाल लंबे होते हैं और उसे एक टावर पे एक चुड़ैल के द्वारा कैद कर लिया जाता है। तो वो सोचती कि काश मैं रोपेंजल होती और मैं उस टावर में कैद होती हूँ, मैं अपने बालों को कभी भी नीचे नहीं करती तो ऊपर कोई नहीं आ पाता। तो यहाँ पे कभी ये बताना चाह रहे हैं कि एक अगर बच्चे को हम लगातार क्या है पॉइंट आउट करते रहेंगे उसके छोटे छोटे गलतियों के लिए, तो बच्चा क्या हो जाएगा, उसकी मानसिकता खराब हो जाएगी, वो बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में नेगेटिव सोचने लगेगा। अच्छा, ये कविताएं अगर आपको पढ़नी है और इन कविताओं के आपको अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट ना क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू ये चाहिए तो हमारे विद्याकुल एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करना, क्योंकि भाई उसमें चालू है मास्टर बैच, और मास्टर बैच में मिल रहा है समय आपको डिस्काउंट, है ना। तो फटाफट से जुड़ जाओ एआई फीचर्स के साथ, है ना। तो ये सेंट्रल आइडिया है। और बेटा थैंक यू सो मच बेटा अगर आप ये 4 सेंट्रल आइडिया याद कर लेते हो ना, डेफिनेटली आप को एग्जाम में सेंट्रल आइडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिस तरह लिखने को बताया है उस तरह जरूर लिखना। तो ऐसी शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल विद्याकुल के साथ जुड़े रहे, यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस चीज में बनाऊं। और तब तक के लिए मैं रोशनी मैम आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे बच्चों।